Good morning, students. Yesterday we were doing the topic of moving coil galvanometer, and half of the topic we have covered yesterday. Today in this lecture we will discuss some of the important information regarding the moving coil galvanometer. So we were doing moving coil galvanometer. In yesterday's lecture we have discussed about why do we use moving coil galvanometer, what is its principle, then construction we have studied. Then we have learned how moving coil galvanometer works. We have discussed about the radial magnetic field. Today in this lecture, we will first discuss sensitivity of a moving coil galvanometer. So what do you understand by the sensitivity? Sensitivity means it can measure the smallest current by showing large diffraction. So sensitivity of a moving coil galvanometer can be defined that a moving coil galvanometer is said to be sensitive if it measures or if it detects the presence of smallest current flowing in the circuit by showing us the greatest deflection, the largest deflection. मतलब smallest current अगर flow करे वो भी detect कर ले by showing the large deflection. That galvanometer is said to be moving coil galvanometer. तो मैंने आपको बताया था कि जो moving coil galvanometer की थ्योरी थी, to that theory we have discussed a deflection shown by the moving coil galvanometer is given by NBAI over K. ये फॉर्मूला था कि जो डिफ्लेक्शन है, the twist है in the coil is given by this formula. अब देखिए यहाँ से आपके पास n है, जो ये डिफ्लेक्शन है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, n के ऊपर डिपेंड करेगा, b के ऊपर डिपेंड करेगा, a के ऊपर, i के ऊपर और k के ऊपर. दैट मीन्स अगर स्मॉलेस्ट करंट फ्लो करे तो ये डिफ्लेक्शन लार्ज होना चाहिए, और लार्ज होने के लिए दिस वैल्यू शुड बी लार्ज. ये वैल्यू है, ये क्या होनी चाहिए, लार्ज वैल्यू होनी चाहिए. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. दिस वैल्यू शुड बी लार्ज मीन्स n means number of turns in the coil should be large, magnetic field should be large, area of the coil should be large, I flowing through the, that means current flowing through the coil, that should be large, and this value should be large. अगर करंट की किसी फिक्स वैल्यू के लिए अगर हम फाई को इंक्रीज करना चाहते हैं, डिफ्लेक्शन को, ट्विस्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उस केस में NBA over K, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, ये तीनों न्यूमरेटर में है. दिस थिंग्स शुड बी लार्ज एंड K शुड बी, K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए. तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि N लार्ज होगा तो क्या होगा. फर्स्ट N क्या होना चाहिए, शुड बी लार्ज. बट क्या N को हम लार्ज कर सकते हैं, एक लिमिट से ज्यादा हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर नंबर ऑफ टर्न्स को आप इंक्रीज करते जाओगे तो जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, और गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा. तो हम क्या नहीं कर सकते, एन की वैल्यू को एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते. अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स after a certain limit, in that case जो galvanometer है, resistance है galvanometer का, that becomes large, और जो galvanometer है वो क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा. एंड तो हम n की वैल्यू को एक लिमिट से ज्यादा लार्ज नहीं कर सकते हैं. देन हम क्या करेंगे, सेकंड, क्या हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, B कैन बी इंक्रीज, यस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. B को हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग होर्सशू मैग्नेट. बाय यूजिंग होर्सशू मैग्नेट, जो हमने सिलेंड्रिकल हेड मैग्नेट लिए थे ना, ऐसे मैग्नेट्स जो लिए थे, उसकी जगह हम क्या ले लेंगे, होर्सशू मैग्नेट ले लेंगे. बाय यूजिंग द होर्सशू मैग्नेट वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें कॉइल रखी हुई है. थर्ड हम क्या कर सकते हैं,
एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं? नो, एरिया कांट बी इंक्रीज्ड सो मच। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज उस केस में अगर एरिया कॉइल का अगर आप एरिया बढ़ा दोगे तो जो कॉइल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से के अंदर क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। जो उसका लेंथ ब्रेथ आप इंक्रीज करोगे तो दैट वुड नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रहना है, उसी के अंदर रोटेट करना है। तो उसके लिए एरिया को हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। तो एरिया कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, beyond a certain limit, because in this case coil will not be in the uniform magnetic field. Clear? फोर्थ है कि अब फाई को अगर इंक्रीज करना है डिफ्लेक्शन को, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मींस स्मॉलेस्ट करंट लार्जेस्ट डिफ्लेक्शन। तो अगर हमें डिफ्लेक्शन को लार्ज करना है तो के की वैल्यू शुड बी डिक्रीज। के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? के की वैल्यू उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है जिस मटेरियल से आपने इस कॉइल को क्या किया हुआ है, हैंग किया हुआ है। क्लियर है? ऐसे यहाँ पे आपने एक स्ट्रिप ले रखी है, जिस स्ट्रिप का जो मटेरियल है उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी किसकी वैल्यू? के की वैल्यू। तो के की वैल्यू को हम डिक्रीज कर सकते हैं कैसे? बाय यूजिंग, यहाँ पे जो ये स्ट्रिप लेंगे इसको या तो क्वार्ट्ज की स्ट्रिप होनी चाहिए या फिर फोस्फर ब्रोंज की स्ट्रिप होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास है कि जो नेचर ऑफ द मटेरियल ले रहे हो इसके लिए ये जो स्ट्रिप है जिससे आपने कॉइल को हैंग किया है, ठीक है, उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी के की वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो मटेरियल है उसको हम क्या लेंगे, या तो ये क्वार्ट्ज का लेंगे या फिर फोस्फर ब्रोंज का लेंगे। तो ये अगर मटेरियल हम इस स्ट्रिप को बनाने के लिए अगर यूज करते हैं कि ये स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ आइदर ऑफ क्वार्ट्ज और फोस्फर ब्रोंज, इन दैट केस तो के की वैल्यू होगी वो क्या होगी? लेस होगी। तो के की वैल्यू लेस तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? लार्ज होगा। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज, अब देखिए हमें एक टॉपिक स्टडी करना है। हम ये यहाँ पे अपना गैल्वेनोमीटर खत्म होता है, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देन आप, मैंने बताया था आपको, we will study about the conversion of galvanometer into ammeter and conversion of galvanometer into voltmeter। कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं और वोल्ट मीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं। बिकॉज गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्मॉलेस्ट करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। अगर उसमें से अगर आप लार्ज करंट को फ्लो कराओगे तो क्या हो जाएगा? वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, सर्किट आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर स्मॉलेस्ट वैल्यूज को ही क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है करंट की, अगर माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। इन केस वी वांट टू मेजर ए करंट विच इज इन एम्पियर्स, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? उस केस में हमें गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? एमीटर में, सो दैट वी कैन मेजर द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ करंट। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा एक टॉपिक दैट इज नोन एज शंट। कि शंट क्या होता है? देखिए बेटा, शंट क्या होता है? शंट एक लो रेजिस्टेंस वायर होती है एक्चुअल में, जिसको अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ अगर पैरेलल में लगा दें तो वो क्या बन जाता है? एक एमीटर बन जाता है। और फिर हम क्या करते हैं? डिजायर्ड वैल्यू ऑफ करंट क्या कर सकते हैं उस गैल्वेनोमीटर से? अगर उसके पैरेलल में अगर हम ये शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वही गैल्वेनोमीटर जो पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू को मेजर करा था, अब वो लार्ज वैल्यू ऑफ करंट को क्या करेगा? मेजर करेगा। तो शंट आपके पास क्या है? शंट इज अ लो रेजिस्टेंस, शंट is a low resistance wire, या लो रेजिस्टेंस सिंपली बोल सकते हैं, which is connected in parallel
to a galvanometer to keep it safe. इसको सेफ रखने के लिए कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो ब्रेक डाउन ना करे, बर्न ना हो, तो हम क्या करते हैं, शंट एक लो रेजिस्टेंस है उसको इस गैल्वेनोमीटर के क्या लगा देते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, सो दैट अब जो करंट है डिजायर्ड वैल्यू का उसको मेजर कर सके। देखिए ऐसे शंट को मेनली हम ऐसे शो करते हैं, ये है एक शंट रेजिस्टेंस जो लो रेजिस्टेंस है। अब ये शंट रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा, ये हमारे गैल्वेनोमीटर को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द करंट्स, ठीक है, बिकॉज इट विल डैमेज द सर्किट या फिर गैल्वेनोमीटर। बिकॉज अगर ये देखिए, अगर एक लार्ज करंट आई फ्लो कर जाएगा इस गैल्वेनोमीटर में से, तो क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको सेफ रखना है। तो इन ऑर्डर टू सेव दिस गैल्वेनोमीटर वी विल डू एन अरेंजमेंट। व्हाट is that arrangement? We will connect a shunt, that means a low resistance, in parallel to this galvanometer, just like this. This is a galvanometer. If we want to measure this large current I, then we will do one arrangement. We will connect a shunt resistance in parallel to the galvanometer. And यहाँ से देखिए, you know, if this is the current I, at this junction current will divide into two branches, one across the galvanometer and one across the shunt resistance. Across the galvanometer the current would flow only Ig, and across the shunt the current will be I minus Ig. तो देखिए ये जो मैक्सिमम करंट जिसको मेजर करना चाहते हैं I, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट Ig करंट किस में से फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर में से, और जो लार्जेस्ट करंट है वो किस में से फ्लो करेगा, शंट रेजिस्टेंस में से, क्योंकि शंट का जो गैल्वन रेजिस्टेंस है वो क्या है, वेरी लो रेजिस्टेंस है। तो होता रूल ये है कि जो सबसे लोवेस्ट रेजिस्टेंस है उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। तो इस सर्किट के अंदर अब देखिए मैक्सिमम करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस एंड द स्मॉलेस्ट करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। अब ये करंट यहाँ पे आएगा, तो देखिए यहाँ पे I माइनस आई जी करंट आ रहा है, एंड जैसे ही ये इस एंड पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आई जी ही आएगा, और यहाँ पे क्या फ्लो करेगा, आई ही फ्लो करेगा। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एमीटर भी बोलते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, एमीटर। तो ये आपके पास मैंने आपको शंट भी समझा दिया है कि व्हाई डू वी यूज शंट। शंट एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है जिसको अगर हम इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि उसी गैल्वेनोमीटर से अब हम लार्ज करंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और ये गैल्वेनोमीटर में से अगर जो करंट है, लार्ज करंट अगर फ्लो करेगा तो अब ये ब्रेकडाउन नहीं होगा, इट इज सेफ। देखिए जो लार्ज करंट हम मेजर करना चाहते हैं उसका मेजर पार्ट किस में से पास हो जाएगा, इस शंट में से पास हो जाएगा। तो दिस इज शंट। अब हम स्टडी करते हैं कि कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो उसके लिए सेम वही यही डायग्राम हम रखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कनेक्ट करना है तो देखिए आपको पता है एमीटर क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस। एमीटर क्या है, एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, लो है। ये हम किस लिए मेजर करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं किसी भी सर्किट में। तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी भी सर्किट में हम जो एमीटर है उसको सीरीज में ना लगाएं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे सो दैट हम लार्ज करंट को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगेन क्या करेंगे, ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें से IG करंट फ्लो कर रहा है, ये मैक्सिमम करंट है जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, मेजर करनी है। अब इसको मेजर करने के लिए वी विल कनेक्ट a small resistance which is known as shunt in parallel to this galvanometer. अब इस I का मेजर पोर्शन I minus IG will flow across the shunt and a smallest portion that means IG will flow across the galvanometer and this arrangement is known as ammeter. Clear बेटा?
अब देखिए ये जो शंट हमने लगाया है ना, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि हम कितने रेंज के करंट को क्या करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं। तो आई करंट मेजर करने के लिए हमें कितने रेंज का शंट यहाँ पे लगाए, उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा कि जो शंट का जो रेजिस्टेंस है उसको हम कैसे मेजर करें। तो देखिए ये दोनों, अब इस सर्किट को हम क्या कहेंगे, एमीटर कहेंगे। अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर आप शंट रेजिस्टेंस लगा देते हो, एक लो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो, तो ये सर्किट अब क्या बन गई है हमारे पास, एमीटर बन गई है। क्लियर। अब देखिए ये दोनों गैल्वेनोमीटर, और अगर गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम जी ले लें तो शंट के रेजिस्टेंस को हमने एस लिया है, तो दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। और आपको पता है पैरेलल के अंदर करंट डिफरेंट होता है एंड वोल्टेज इज रिमेन सेम। तो एस के अक्रॉस और जी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। तो कैन आई राइट एस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, आई इंटू आर। और जी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, आई इंटू आर। मतलब जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो मल्टीप्लाइड बाय गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो। तो कैन आई राइट गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, आई है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया V इक्वल टू आई आर। दैट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। और ये इक्वल होगा किसके अक्रॉस, जो वोल्टेज होगा इस शंट रेजिस्टेंस के। तो शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई माइनस आई जी। और ये है आपके पास एस। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो कि जो करंट हम मेजर करना चाहते हैं उस करंट मेजर करने के लिए किस रेंज का शंट रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले से हम लगा फाइंड आउट कर सकते हैं एस की वैल्यू। एस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, आई जी ओवर आई माइनस आई जी। देखिए इस फॉर्मूले बेस्ड हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये तो है आपके पास कि शंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें, कि अगर आई करंट को आप मेजर करना चाहते हो तो टू मेजर दिस आई करंट what range of shunt resistance do we have to connect in parallel to the galvanometer. So by this formula we can find out the shunt resistance. अब ये देखिए जो एमीटर है इस एमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, शंट और गैल्वेनोमीटर। सो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंसेस को आप कैसे कनेक्ट करते हो, उस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं कि इस एमीटर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आप आर पी भी बोल सकते हो। तो ये होगा 1/s प्लस 1/g। और आप इसको सिंपली लिख सकते हो, ये आपके पास हो जाएगा g प्लस एस ओवर जी एस। बट वी नीड आर पी, तो ये आर पी इज जी एस ओवर जी प्लस एस। अगर देखिए अगर आप ये फॉर्मूला ना लगाना चाहो तो हमारे पास जब भी दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं और उनका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर में होगी दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंसेस का सम। सो दिस इज द concept of shunt and how can we convert galvanometer into ammeter. So now let us do one numerical based on this question for this concept. And numerical is first of all numerical है हमारे पास question 1, a galvanometer has a resistance 50 ohm. A resistance of 5 ohm is connected across its terminals. A resistance of 5 ohm is connected across its terminals. What part of the
total current will flow through the galvanometer. Okay, this is the question. देखिए बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, ठीक है, जो आपके पास गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो कितना है 50 ओम। ये बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। तो देखिए अगर सपोज आपके पास ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के दो एंड्स के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, तो आप सीरीज में तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि सीरीज में करोगे तो एक ही एंड गैल्वेनोमीटर का कनेक्ट होगा। हमें क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर के दो एंड्स के अक्रॉस हमें जो लो रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट करना है। देखिए 5 ओम इज वेरी लो रेंज रेजिस्टेंस इन कंपैरिजन टू द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो दो एंड्स तो यही होंगे बेटा गैल्वेनोमीटर के, क्लियर। और इस रेजिस्टेंस को हम शंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था। तो जो शंट रेजिस्टेंस है वो आपको कितना गिवन है, 5 ओम गिवन है, और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम गिवन है। नाउ अंडरस्टैंड नेक्स्ट व्हाट ही इज सेइंग, व्हाट पार्ट ऑफ टोटल करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में से कितना पार्ट, टोटल करंट का कितना पार्ट गैल्वेनोमीटर में फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर से फ्लो करेगा। तो देखिए हमें ना तो यहाँ पे टोटल करंट दे रखा है, ना हमें गैल्वेनोमीटर का करंट दे रखा है। तो हमें ये बताना है कि अगर टोटल करंट आई है तो उस आई का विच पार्ट विल फ्लो अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सपोज वी वांट टू मेजर टोटल करंट आई टू द एमीटर, क्योंकि अब ये एमीटर बन गया है या गैल्वेनोमीटर बन गया है, ठीक है। अब इसमें से आई का आई जी पार्ट मतलब स्मॉल पार्ट इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, एंड लार्ज पार्ट आई माइनस आई जी इसके शंट के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। तो अभी हमने निकाला था, फॉर्मूला निकाला था कि जो शंट रेजिस्टेंस है इट इज गिवन एज, ये आपके पास होगा आई जी जी ओवर आई माइनस आई जी, यही किया था हमने। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ से क्या करेंगे, ये लिख सकते हैं कि आपके पास, ये देखिए इसमें से हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि आई जी ओवर आई, इसको रीअरेंज करेंगे, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, आप करके देख सकते हो, ठीक है। आई जी बाई आई क्या होगा, ये होगा आपके पास एस ओवर जी प्लस एस, क्लियर बेटा। अब यहाँ से आई जी बाई आई है तो सिंपली आपके पास जी भी एस भी है, जी भी है और एस भी है, तो एस की वैल्यू आपके पास क्या है 50 ओम, ठीक है। ये आपके पास है 50 प्लस 5 दैट मीन्स 50 ओवर 55, ये होगा आपके पास आ, ये हो जाएगा 10 और ये होगा 11, यही होगा 10 बाई 11, सॉरी दिस इज एस, सॉरी सॉरी सॉरी, एस आपके पास शंट रेजिस्टेंस है और शंट रेजिस्टेंस बेटा 5 ओम है, तो ये हो गया आपके पास 5 और ये होगा 55, तो ये हो जाएगा 1 बाई 11। तो देखिए आई जी ओवर आई कितना है, आई जी ओवर आई ये है आपके पास 1 बाई 11, क्लियर। तो देखिए अगर टोटल करंट 11 है तो 11 का एक पार्ट, ठीक है, अगर टोटल 11 है आई करंट तो वन पार्ट, वन एम्पियर, अगर हम ये बोल सकते हैं कि ये अगर 11 एम्पियर है तो 11 एम्पियर में से 1 एम्पियर ही किसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कर रहा है, क्लियर है बेटा। ओके, अब स्टडी करते हैं कि हाउ कैन बी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो सेकंड हमारे पास है conversion of galvanometer into ammeter. Sorry, not ammeter, voltmeter. Conversion of galvanometer into sorry voltmeter again. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे,
इसको मेजर करने के लिए देखिए वोल्ट मीटर आपके पास क्या होता है, वोल्ट मीटर आपके पास एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को बोल सकते हैं। इसको हम मेजर करते हैं कैसे, गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस। याद रखिए एमीटर का रेजिस्टेंस क्या था, लो रेजिस्टेंस था, बिकॉज वो करंट को तभी मेजर कर पाएगा जब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो। वोल्ट मीटर क्या है, एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। तो वोल्ट मीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अगर एक गैल्वेनोमीटर होगा, अगर उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एज ए वोल्ट मीटर उसको बोल सकते हैं। तो वोल्ट मीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस galvanometer. And you know why do we use voltmeter? To measure the potential difference across the two ends of a circuit. So it is used to measure the potential difference. Clear? अब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, अगेन वही होगा। देखिए काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अगर एक शंट रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दो तो क्या बन जाएगा, एमीटर, और एक शंट रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर की सीरीज में लगा दो तो क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर। बट दिस कंसेप्ट इज रोंग। शंट का यूज हम कहाँ करते हैं, सिर्फ गैल्वेनोमीटर के एमीटर में कन्वर्शन के लिए करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज ये एक गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है इस आईजी करंट, और इस गैल्वेनोमीटर की सीरीज में हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे आर। क्लियर है बेटा? और अब क्या होगा कि इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। क्लियर? फिर से सुन लीजिए, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस जी है। इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस आर इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है? तो अब ये जो होगा आपके पास कॉम्बिनेशन दिख रहा है, अब ये क्या है, आपके पास वोल्ट मीटर है जिसको हम क्या यूज करने के लिए कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस हाई है। कैसे है हाई, बिकॉज गैल्वेनोमीटर और हाई रेजिस्टेंस दोनों को आपने क्या कर दिया है, सीरीज में कंबाइन कर दिया है। और सीरीज में कंबाइन किया है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट का, G प्लस आर को हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, इनका सम ले लेंगे तो आपके पास ये जो सर्किट है इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया है, हाई। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाई रेजिस्टेंस। याद रखिए जो आपके पास एमीटर था वो एक लो रेजिस्टेंस था, बिकॉज वहां पे दोनों ही जो आपके पास रेजिस्टेंसेस थे वो किस में थे, पैरेलल में। और पैरेलल के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस होगा बिकॉज जी प्लस आर दोनों ही किसमें है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज जी प्लस आर। ये क्लियर है? और यहाँ से अगर आप आई जी देखोगे तो आई जी की वैल्यू कितनी होगी, वी बाई आर। तो ये हो जाएगा वी बाई आर, और आर कितना है, जी प्लस आर। तो ये आपके पास होगा जी प्लस आर इज इक्वल टू द वी बाई आई जी। और हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, जैसे हमने वहाँ पे शंट की वैल्यू निकाली थी ना, हम यहाँ पे इस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो आर इज वी बाई आई जी माइनस ये जी यहाँ पे ले लीजिए, दिस इज रेजिस्टेंस। ठीक है, कि किस वैल्यू का रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कनेक्ट करें कि सो दैट ये गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाए, वोल्ट मीटर में, और ये क्या कर पाए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाए। क्लियर है? इसके टॉपिक, इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, एक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। एंड न्यूमेरिकल इज, देखिए a galvanometer with a coil of resistance 12 ohm shows a full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. How will you convert it
into a voltmeter of range 7.5 volt. Also find the total resistance of the voltmeter formed. Also find the total resistance of voltmeter formed. ये जो वोल्टमीटर फॉर्म हुआ है उसका आपको टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है एक गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सुटेबल रेजिस्टेंस आर को अगर हम क्या कर दे गैल्वेनोमीटर के अंदर सीरीज में लगा दें तो उस केस में हम कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एक गैल्वेनोमीटर विद ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम shows a full field deflection for a current of 2.5 एम्पियर। दैट मीन्स ये आपको क्या गिवन है, आपके पास IG गिवन है, ठीक है, और क्या क्या गिवन है, वोल्टमीटर जो V की वैल्यू है, वोल्टमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है वो आपको गिवन है, V की वैल्यू गिवन है, और क्या गिवन है कि जो आपके पास गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस आपको गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बोल रहा है कि हाउ विल यू चेंज इट इनटू एक गैल्वेनोमीटर, कैसे आप इसको चेंज करोगे, ठीक है। और जो वोल्टमीटर बनेगा, देखिए ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की सीरीज में आप एक रेजिस्टेंस लगाते हो तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो वो होगा G प्लस R। लेकिन हमारे पास G तो है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो 12 ओम गिवन है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल पाओगे गैल्वेनोमीटर का। क्लियर है। तो इस R की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें, तो देखिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि R को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो V बाई IG माइनस G। क्लियर। V की वैल्यू आपको पता है जैसे 7.5, IG की वैल्यू कितनी है 2.5 मिली एम्पियर। तो ये है मिली एम्पियर, इसको चेंज करना है एम्पियर्स में, उसके लिए क्या करेंगे 2.5 इंटू 10⁻³ अब ये बन गया एम्पियर, माइनस में G, G मीन्स जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल है उसका रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 12। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, और उसी वैल्यू को आप G में क्या कर देना, प्लस कर देना, वही क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर वो क्या होगा, वो होगा जी का रेजिस्टेंस, तो जी का रेजिस्टेंस है 12 ओम प्लस ये आर, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी वो। क्लियर है ये। अब हम स्टडी करते हैं, एक टॉपिक हमारा बाकी था, वो था कि टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपके पास एक कॉइल रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में और उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है तो कैसे फाइंड आउट करोगे। ये हमने एक कॉइल बनाई थी, ये ऐसे कॉइल थी आपके पास, ऐसे। फिर मैंने आपको बताया था इसमें ये डायरेक्शन थी आपके मैग्नेटिक फील्ड की, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी ऐसे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थीटा एंगल बना रहा था इस कॉइल के प्लेन के साथ। यहाँ पे हमने ये बनाया था P Q R और S। क्लियर है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड था और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पे फोर्स लग रहा था F4 जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ पे जो फोर्स था वो था F2 जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ पे जो फोर्स था वो इस डायरेक्शन में था F1, और यहाँ पे जो फोर्स था वो इस डायरेक्शन में था F3। आई होप ये क्लियर। दिस आई हैव टोल्ड यू these two forces F4 and F2 are along the same line।
एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। बट ये फोर्सेस देखिए F1 और F3 ये अलग अलग पॉइंट्स पे लग रहे हैं, और एक फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें। देखिए वन फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड वन फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दीज टू फोर्सेस क्या क्रिएट करेंगे, एक कपल ऑफ फोर्स क्रिएट करेंगे मिलके, और इस कपल ऑफ फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, इस कॉइल को रोटेट कराना। ये दोनों मिलके क्या कराएंगे, इस कॉइल को रोटेट कराएंगे। ये अपर वाला फोर्स है F3, सॉरी दिस इज F3, ये इस कॉइल को इस डायरेक्शन में टर्न करेगा एंड दिस F1 will rotate the coil in this direction. और overall by the combined effect of this couple of force this coil will rotate in anti-clockwise direction. Clear है? तो ये couple of force की वजह से ये coil क्या करेगी, rotate करेगी कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए बेटा क्या करेंगे हम, अगर आपके पास ये कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल पे जो ये वाला फोर्स है वो ऐसे दिख रहा है आपको, ठीक है, और जो दूसरे वाला फोर्स है देखिए ये F3 दिख रहा है, ऐसे दिखेगा, क्लियर है, ऐसे। और ये वाला जो फोर्स है दूसरे वाला जो F1 वाला फोर्स है वो कुछ ऐसे दिखेगा आपको, क्लियर है। और इसका अगर टॉप व्यू देखते हो यहाँ से अगर देखोगे तो क्या होगा, एक फोर्स तो ऐसे दिखेगा और दूसरा फोर्स ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब इसका टॉप व्यू देखोगे तो कैसे दिखेगा कि एक लाइन है और उस लाइन के एक अपवर्ड में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, दो फोर्सेस है, ठीक है। तो देखिए ये हमें कुछ ऐसे नजर आएगा, ये हम ऐसे करेंगे इसके। अगर इस कॉइल के टॉप व्यू को हम देखते हैं, हमें टॉप व्यू को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा शो होगा, ये जो कॉइल है P से S तक का ये हमें ऐसे शो होगा PS। ये जो अपर वाला फोर्स है ये वाला F3 हमें कैसे नजर आएगा, ऊपर से अगर हम टॉप व्यू देखते हैं तो F3 हमें ऐसे शो होगा, और ये होगा आपका F1 ऐसे शो होगा, ठीक है। दिस इज F3 एंड दिस इज F1। अब देखिए बेटा जब ये कोयल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो इसके अंदर टॉर्क क्रिएट होगा, और वो जो टॉर्क होगा वो हम क्या लिखते हैं, टॉर्क का मतलब होता है आइदर ऑफ द टू फोर्सेस, क्योंकि दोनों फोर्सेस है इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इनमें से एक फोर्स लेंगे, मतलब आइदर ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया है, ये ड्रॉ किया है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे, ये जो कॉइल है इसको अगर हम ऐसे कर दें, आई एम टेकिंग अनदर कलर, ये यहाँ से देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है इसको अगर हम यहाँ पे कनेक्ट कर दें, ये वाला, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस दोनों जो फोर्सेस है उनके बीच में क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो देखिए ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये एंगल P और S तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये कॉइल की क्या है, ब्रेथ है, तो ये हो गया B। हमें ये डिस्टेंस निकालना है, अगर मैं इसको T मान लूँ, तो अगर इफ आई एम टेकिंग द कॉइल SPT इन ट्रायंगल SPT जो cos थीटा है, cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस होगा TS, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और PS क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है। तो इस केस में TS कितना हो जाएगा, PS इज B एंड cos थीटा, और ये TS ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइदर ऑफ फोर्स, तो देखिए F1 और F3 की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको कल भी बताया था, F1 इज इक्वल टू F3, वो क्या था, वो आपके पास होगा ILB साइन थीटा, ठीक है। और थीटा क्या है आपके पास, एल और बी के बीच में एंगल कितना है, तो यहाँ पे ये है एल मतलब लेंथ, और ये है आपके पास बी, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो F1 और F3 का मैग्नीट्यूड सिंपली किसके इक्वल होगा, ILB के इक्वल होगा, क्लियर है। तो ये हम यहाँ से लिख सकते हैं
कि ये आपके पास होगा ILB, this is ILB into perpendicular distance. Perpendicular distance क्या है? B cos theta. So this is B cos theta. I hope I'm clear. अब देखिए, this is L and this is B. Length into breadth. Length into breadth means area of the coil, that is A. तो यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं. टोर्क हमारे पास आ गया है N I, और L और B से हमें मिलेगा A and this is B and ये हमारे पास हो गया cos theta. So this is torque created in the coil due to these two forces, couple of forces F1 and F3. अब हम क्या करेंगे, अगर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे इस कॉइल के ऊपर, जो कॉइल का जो प्लेन है उसके ऊपर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, कुछ ऐसे देखिए, ये हमने क्या किया है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल जो होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इसमें ये एंगल तो कितना है, थीटा, क्लियर है। और आपके पास ये एंगल, इतने एंगल को मैं अगर मिला के, इतने एंगल को अगर मैं अल्फा लिख लूं, तो उस केस में देखिए कंप्लीट एंगल 90 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा के। फिर से समझिए, ये वो एंगल है थीटा जो कॉइल फॉर्म कर रही है किसके साथ, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक नॉर्मल डाला इसके ऊपर, ये जो कॉइल है इसके प्लेन के ऊपर हमने एक नॉर्मल डाला, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आया। तो यहाँ पे जो एंगल है, ये जो नॉर्मल है वो कॉइल के प्लेन के साथ ये एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये थीटा है। इस एंगल को अगर हम जो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, अगर उसको हम अल्फा मान लें, तो यहाँ से हमारे पास थीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और हम इस थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, सिंपली ये अल्फा उधर जाके माइनस हो जाएगा ये, और हम यहाँ पे ये थीटा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये अगर यहाँ पे चेंज करोगे तो देखिए ये आपके पास क्या बन जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू NIA-B एंड दिस इज कोस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा। तो देखिए ये बन गया कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो टॉर्क क्या है, NIA-B साइन अल्फा। क्लियर है बेटा। अब देखिए हम NIA को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हम यहाँ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, NIA इज इक्वल टू M, और M क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हो जाएगा आपके पास M, क्लियर। और ये इसको आप लिख सकते हो NIA, और ये आपके पास बच गया B एंड साइन अल्फा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, बस ये हमने ऑलमोस्ट कर लिया है, हमारी डेरिवेशन कंप्लीट है। ये देखिए, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू, इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली। M को अगर मैं फिर से NIA लिख दूं तो ये होगा NI, और ये होगा A क्रॉस इस, ये देखिए B, क्लियर है। और मतलब क्योंकि दो क्रॉस प्रोडक्ट का, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देता है, साइन अल्फा। तो अगर हम इसको साइन अल्फा की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये टॉर्क क्या करेगा, कॉइल को रोटेट करने की कोशिश करेगा अराउंड इट्स, अबाउट इट्स एक्सिस। तो ये देखिए जो टॉर्क है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टॉर्क आपके पास है NIA-B, और ये क्या था, साइन अल्फा, यही था। तो एक तरह से आपके पास, या फिर हम ये वाला फॉर्मूला लिख लें, शुरू में हमने लिखा था NIA-B cos थीटा वाला, टॉर्क इज इक्वल टू NIA-B cos थीटा, ये लिखें। तो यहाँ पे देखिए जो टॉर्क है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर ये जो कॉइल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड, या तो ये कॉइल ही इसके अलोंग हो जाती, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में जो थीटा है वो कितना हो जाता, 0 डिग्री। थीटा अगर 0 डिग्री तो कोस 0 1, तो टॉर्क क्या होता है उस टाइम पे, मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे क्रिएट होता।
अगर ये कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ अगर कितना एंगल बनाते, 90 डिग्री एंगल बनाते, तो cos 90 जीरो होगा। उस केस में जो टॉर्क क्रिएट होगा वो कितना होगा, जीरो, मिनिमम टॉर्क क्रिएट होगा। So this is all about the second chapter of the third unit. In tomorrow's lecture, we will start the third chapter of third unit. Thank you.